अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, अब आगे जाने से पहले हम हल्का फुल्का इसको रिकॉल कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको ये सिखा दिया कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई कोई भी एंटिटी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे अगर फोकस करना चाहती है तो वो नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर देती है। सही है जी। फिर बीइंग एन ऑडिटर मेरा कंसर्न ये होता है कि उसके एफएस के अंदर जो लाइन आइटम आ रहा है, लेट से अगर मैं कह देता हूँ कि भाई सैलरी एक्सपेंस की अमाउंट आ रही है, सैलरी एक्सपेंस की अमाउंट आ रही है, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन कौन कर रही होगी? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्रोल्स भी वहीं लगे हुए होंगे, किसके पास? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास। ऐसा ही है, ये हमारी एक ओवरऑल समरी थी। फिर मैंने कहा अगर इसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अज्यूम किया हुआ है कि देयर माइट बी सम complementary controls at user entity लेवल, तो हमने कहा कि भाई चलो भाई कुछ कंट्रोल्स इनके पास होंगे, कुछ कंट्रोल्स उनके पास होंगे, पर इन एनी केस मुझे जब मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा होता हूं तो मुझे ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की। क्योंकि अगर सैलरी एक्सपेंस के ऊपर, सैलरी पेबल के ऊपर बच्चों मेरे कंट्रोल्स नहीं होंगे तो यहाँ पे मेरा रिस्क ज़्यादा होगा। यहाँ पे रिस्क अगर मेरा ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ पे अपनी जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है वो ज़्यादा करूँगा। तो अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग को ज़्यादा करना है, कम करना है, ये कब पता लगेगा? जब मैं रिस्क असेसमेंट करता हूँ कि यहाँ पे क्या मसला हो सकता है, और मसला ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल्स नहीं होंगे। फिर इसी स्टैंडर्ड ने आपको ये कहा कि भाई आप सिंपली एक काम ये करें कि आप कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लें आइदर ऑफ द फॉलोइंग 4 वेज। तो पहला वे क्या था कि आप या तो ये कर लें कि टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट ले लें। टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरी चीज उसने ये बताई कि आप जाकर खुद वहां पे कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लें। सब्जेक्ट टू, आपको पहले यूजर एंटिटी के जरिए उससे मुखातिब होना होगा, परमिशन लेनी होगी, या तो आप यूजर एंटिटी से ही सर्विस लेवल एग्रीमेंट ले लें। और चौथी चीज ये थी कि आप कोई ऑडिटर अपॉइंट कर लें जो आपके बिहाफ पे अंडरस्टैंडिंग लेके आपको बता देगा। ये सारी चीजें आपको क्या दे दी सर? अंडरस्टैंडिंग ओवर द कंट्रोल्स दैट हैज बीन प्लेस्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ओवर दैट अकाउंटिंग हेड। ये हमारा बेसिक अब तक मकसद था कि भाई यहां तक हमने सीखा कि भाई आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली। फिर उसने आपको ये सिखाया, यानी मतलब मैंने ही आपको ये सिखाया कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंट्रोल्स लगाए हुए हैं उसके लिए अगर आप टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट यूज कर रहे हैं तो आपने क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। अब आपने जब कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली, लेट से मैं पेरोल की बात कर रहा हूं, तो आपने ये कहा कि भाई जब आपने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली तो आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव क्या था? प्लीज सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या था? यानी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आ रहे होंगे पहली चीज, फिर उसके ऊपर कंट्रोल आ रहा होगा, फिर उसकी कंट्रोल की टेस्टिंग आ रही होगी अगर टाइप 2 रिपोर्ट है, याद रखिएगा। अच्छा, उस पर ऑब्जेक्टिव आ रहा था कि पेमेंट टू बी मेड फॉर वर्क डन ओनली। यानी ये किसी भी इदारे का कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है ना कि पेमेंट सिर्फ उतनी ही हो जितना उसने काम किया है। तो भाई फिर यहां पे कंट्रोल क्या लगा हुआ है? यहां पे कंट्रोल क्या लगा हुआ है? चेक इन और चेकआउट मशीन लगी हुई है। सही है जी, बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है जो ऑटोमेटिकली टाइम को रिकॉर्ड कर रही होती है। क्योंकि बंदा जब तक थंब इंप्रेशन वहां पे नहीं लगाएगा तब तक दरवाजा खुलेगा नहीं, और वापस भी नहीं जा सकता जब तक अंगूठा नहीं लगा लेता। तो समझने की बात यह है, तो ये इदारे ने कंट्रोल लगाया, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने। एक ये चीज हो गई। फिर दूसरी चीज, फिर हमें रिस्क ये था कि इनकरेक्ट टैक्स डिडक्शंस ना हो जाएं, इनकरेक्ट टैक्स डिडक्शन ना हो जाए। तो यहां पे लिखा हुआ यह है कि भाई कंट्रोल ये लगा हुआ है, सैलरी कैलकुलेशन हैज बिन रिव्यूड बाय टैक्स मैनेजर एंड अप्रूव्ड
बाय CFO। ये ऑब्जेक्टिव, ये कंट्रोल है। अच्छा अब देखो, कंट्रोल का होना, बच्चों मेरी बात बहुत फोकस होकर सुनना, कंट्रोल का होना डजंट मीन कि वो कंट्रोल ऑपरेट भी कर रहा है। ऑपरेट भी करने का मतलब ये कि हो सकता है कि चेक इन चेक आउट मशीन खराब हो और वो पूरे महीने के आज के हिसाब से सैलरी प्रोसेस कर रहा हो, तो आपको कैसे पता लगेगा? क्या आप नजूमी हैं कि ये कंट्रोल है और ऑपरेट भी कर रहा है? There's a difference between, Jani, there's a difference between design of control and operating effectiveness of control। यानी मैं ये कह रहा हूं कंट्रोल डिजाइन तो हुआ है, बट क्या वो ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कौन देखेगा सर? ये भी आप देखेंगे। तो आपने किया कि आपने एक फ्रेमवर्क बनाया, उस फ्रेमवर्क में आपने कहा कि भाई मैंने जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल लगे हुए हैं उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कि वहां से रूट होके मेरे फाइनेंशियल्स में आ रही है, क्योंकि सारा हिसाब किताब वो लोग कर रहे हैं, मैंने उसके ऊपर कंट्रोल्स को पहले समझा कि क्या कंट्रोल्स हैं, उस कंट्रोल को लगाने का मकसद क्या था। अब मैं इस स्टेज पे आ चुका हूं, अब मैं इस वाले स्टेज पे आ चुका हूं कि अगर मुझे ये देखना है कि जो कंट्रोल लगा हुआ है वो ऑपरेट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए मुझे वो कंट्रोल्स को टेस्ट करना होगा। क्या करना होगा? टेस्ट करना होगा। यानी जब तक मैं टेस्ट नहीं करूंगा तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि हाँ यार वाकई कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहा है। तो सर मुझे एक बात बताएं, टेस्ट करना क्यों लाजमी? देखो अगर आपने टेस्ट कर लिया ना, बात समझिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक कंपनी है जिसके 1500 2000 मतलब आप ये समझेंगे 2500 या 5-10 हज़ार एम्प्लॉयज हैं या 18 हज़ार एम्प्लॉयज हैं। भाई उसकी कैलकुलेशन मैनुअली मुश्किल है, नहीं हो सकती, उसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए होते हैं। अब वो सिस्टम सही चल रहा है नहीं चल रहा, उसके लिए आपको सिस्टम को टेस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक एक चीज लिखी हुई है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली डिडक्ट्स टैक्स एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो आपने अपने आईटी एक्सपर्ट से उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करवाना पड़ेगा, क्या उसके अंदर वही कोडिंग हुई है जो कि एज पर लेटेस्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके हिसाब से डिडक्शन हो रही है। उसको टेस्ट करने का तरीका क्या है? आप सैंपल बेसिस पे 5 से 6 लोगों का सैंपल उठाएंगे और उसकी सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे उसके स्लैब के हिसाब से, और वो सिस्टम में देखेंगे क्या वही पैरामीटर डले हुए। दिस इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल है और ऑपरेट भी हो रहा है, वो कैलकुलेट भी सही कर रहा है। इससे क्या होता है सर? इसको आपको रिलायंस आती है तो मतलब आपका रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर आपका रिस्क ज्यादा होता है तो आपको काम करना होता है ज्यादा। दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। तो वो तभी कह रहा है कि भाई अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके कंट्रोल्स को समझ लिया, अब तुमने रिस्क असेस कर लिया, अब तुम्हें पता लग गया ये ऑब्जेक्टिव्स थे, उस मकसद को अचीव करने के लिए कंट्रोल थे, अब तुमने उसको टेस्ट किया। अब टेस्ट करना इज प्राइमरीली द मेजर रीजन फॉर कि आप अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी को डिवाइस कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब हम उस मरहले पे आ चुके हैं कि जब मुझे कंट्रोल्स को टेस्ट करना है, पर सर क्या समझे बगैर मैं कंट्रोल्स को टेस्ट कर सकता था? नहीं, तो इसलिए तो पहले समझा, अंडरस्टैंड किया, और मैंने अंडरस्टैंडिंग के तरीके कार थे अलग अलग मेरे पास। टाइप 1 रिपोर्ट ले ली, टाइप 2 रिपोर्ट ले ली, ये सारी चीजें खुद जाके देख लिया, यूजर एंटिटी से बात कर ली या किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, सारे तरीके पहनते अपना जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब बारी आ गई है उसको कंट्रोल को टेस्ट करने की। अच्छा अब आगे सुनिएगा। अब लेट्स से मैंने एक पेमेंट टू बी मेड फॉर द वर्क डन, तो मैं इसके लिए इसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भाई आई विल ऑप्टेन रिपोर्ट ऑफ टाइम इन एंड टाइम आउट फॉर ऑन अ सैंपल बेसिस फॉर 2 या 3 months and recalculate the salary expense based on that time record। तो मैं देखूंगा कि सिस्टम ने भी वही किया, नहीं किया, तो क्या मेरा कंट्रोल टेस्ट हो जाएगा? यस। तो अगर आंसर वही आया तो मैं कहूंगा वो कंट्रोल था भी और ऑपरेट भी हो रहा था। तो सर क्या वो टीओसी लिखने को दे सकता? देखो तुम्हारे लेवल पे आज तक उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल दिए नहीं, बट मैं अलग से तुम लोगों को चैप्टर करवा रहा हूँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, जिसमें ये कवर कर दूंगा। तो अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो चाहे तो वो आपको पूछ सकता है कि आप इस कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, तो इसके लिए अवेयर रहना, तभी वो कवर करा रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ आती है। अब हम आ गए आयजा के ऊपर। अब वो कह ये रहा है कि व्हेन द यूजर ऑडिटर रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स एन एक्सपेक्टेशन, कि जब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, अगर आपको ये लगता है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने
कंट्रोल लगाए हैं वहां पे वो कंट्रोल ऑपरेट हो रहे हैं, तो आपकी असेसमेंट को यकीन में बदलने के लिए आप पहले उसको जाके चेक करें। अच्छा सर, व्हाट इफ मैं ये सोचता कंट्रोल ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, तो क्या मुझे चेक करना चाहिए? भाई कंट्रोल पे चेक करने की नीड नहीं है, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आपको वैसे ही पता नहीं हो रहा होगा, तो आप फिर वैसे ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा करेंगे। बात क्लियर है? आगे तो बोला द यूजर ऑडिटर शेल ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दोज कंट्रोल फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब मुझे ये देखना है कि कंट्रोल ऑपरेट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको एक चीज़ याद होगी, मैं सीधा सीधा टाइप 2 रिपोर्ट ले लूँ। टाइप 2 रिपोर्ट क्यों ले लूँ सर? याद करें, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल आ रहा होता है, सही है जी, ऑब्जेक्टिव आ रहा होता है, डिज़ाइन आ रहा होता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी आ रही होती है कि क्या वो कंट्रोल टेस्ट होने के बाद क्या वो ऑपरेट सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस ऑडिटर है वो ये भी लिख के देता है। टाइप 2 रिपोर्ट का ये फायदा है, ये बात याद रखिए, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डिजाइन ऑफ कंट्रोल, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल नहीं आ रहा होता, उसके अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आ रहे होते हैं, और उसका कंक्लूजन भी आ रहा होता है कि वाकई में ये कंट्रोल था भी और ऑपरेट भी हो रहा था। जबकि टाइप 1 रिपोर्ट में क्या, टाइप 1 रिपोर्ट में ये है कि वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन और डिजाइन ऑफ कंट्रोल बताता है, दैट्स इट। बात क्लियर है? आगे फिर दूसरी चीज बोला, परफॉर्म खुद कर लें अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे जाके, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी। तीसरी चीज, या तो किसी और ऑडिटर को यूज कर लें जाके, वो आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके दे दे आपके बिहाफ के ऊपर। सर ये वाली बात नहीं समझे, आपके बिहाफ के ऊपर आपने ऊपर भी तो ये ऑडिटर यूज किया था बेटा, पहले ऑडिटर यूज किया था कंट्रोल्स को समझने के लिए। अब उसी बंदे को आप कह सकते हैं कि भाई आप मुझे यही जो कंट्रोल आपने समझाए थे, जो आपने असेसमेंट की थी, अंडरस्टैंडिंग ली थी कंट्रोल्स की, क्योंकि देखो आप ये सोच रहे हो कि घर पे बैठे हुए लेटे हुए कि भाई जब आप खुद जा सकते तो उसको क्यों किया। भाई हो सकता है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई यूएई में हो, तो आप क्या अपनी टिकट का खर्चा करके जाएंगे, वहां पर रहेंगे। इससे अच्छा आप एक काम ये करें ना, आप एक काम ये करें कि वहीं के ही उसकी ही ऑडिटर को आप रिक्वेस्ट कर लें और उससे कोई अरेंजमेंट करवा लें। क्योंकि जो यूज़र ऑडिटर है, बात समझिएगा, जो यूज़र ऑडिटर है यानी हम यूज़र एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, ये उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस ले रही है, तो इसका हो सकता है पलड़ा भारी और ये बोले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कि तुम अपने ऑडिटर से भाई ये भी करवा के दो, क्योंकि हम आपसे सर्विसेज लेते हैं, हम आपके क्लाइंट हैं। तो इसीलिए बात समझिएगा, एक तो हो गया ना कि सर्विस ऑडिटर की बात समझिएगा, सर्विस ऑडिटर की तरफ से टाइप 2 रिपोर्ट आ जाए, पहली चीज। या दूसरी चीज मैं ये कर लूं कि कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर लूं। इसमें होता क्या, सुनिएगा। अब लेट से मैं ईवाई में काम करता हूं और हमारी एक मेंबर ईवाई फर्म है जो कि वहां पे यूएई में बैठी हुई है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर लूंगा कि भाई आप एक काम करें कि आप जाके मुझे कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेकर दे दें। अगर मैंने उसको अंडरस्टैंडिंग तक महदूद रखा तो वेल एंड गुड, मैंने अंडरस्टैंडिंग ले ली, मैंने कहा डिजाइन विजाइन सही है, अब मुझे टेस्ट भी करवाने, क्योंकि मुझे लगता है कि कंट्रोल्स ऑपरेट भी हो रहे होंगे। तो जब मैंने टेस्टिंग करवानी है तो कितने तरीके हैं, टाइप 2 रिपोर्ट ले लूँ, खुद चला जाऊँ, नहीं जा सकता किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर लूंगा। बट अगेन इफ यू आर यूजिंग एनी अदर ऑडिटर, तो फिर वही आधा 600 की कहानी आती है, आपने उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, उसके काम को भी चेक करना है, वो सारी चीज़ें। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर अब आप अगर ये कंक्लूड कर लेते हैं कि भाई आपने कंट्रोल्स को टेस्ट किया और उसका नतीजा सही आया, तो क्या आगे का रद्द-ए-अमल क्या? भाई आगे का रद्द-ए-अमल ये है कि आपके जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जानी कम हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और फिर वो ये कहता ही है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज टाइप 2 रिपोर्ट, तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने वही चीज़ें देखनी है कि क्या उसका पीरियड जो टाइप 2 रिपोर्ट है, क्या वो रेलेवेंट है आपके लिए। क्योंकि देखो वो ऊपर भी असेस किया था, यहाँ पे फिर से कह रहा है, क्योंकि पहले टाइप 2 के लिए आपने यही चीज़ें की थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स। अब आप कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। पहला काम वो कहता है कि आप देखो जिस पीरियड के लिए आपको रिपोर्ट मिली है, क्या वो पीरियड आपके लिए रेलेवेंट है। ऐसा तो नहीं है 2 साल पुरानी रिपोर्ट है, 1 साल पुरानी रिपोर्ट है, वो तो आपके पीरियड में कंट्रोल्स पता नहीं चेंज हो गए होंगे। तो वो कह रहा है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करना। दूसरी चीज़ वो क्या ये रहा है कि भाई आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो उस ऑडिटर ने, सर्विस ऑडिटर ने उसमें लिख के दिया हुआ है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव और उसके ऊपर डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपस में मैच कर रहे हैं। अब एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरी एग्जांपल के अंदर मैंने कहा पेमेंट टू बी मेड फॉर द वर्क डन ओनली,
ये क्या है, डिजाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए ये क्या, ये ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। मकसद है कि पेमेंट से उतनी मिले लोगों को जितना उसने काम किया है। इसके ऊपर कंट्रोल क्या है, इसके ऊपर कंट्रोल क्या है, इसके ऊपर कंट्रोल ये कहता है कि चेक इन चेक आउट मशीन लगी हुई है, ऐसा ही है, तो उसको टेस्ट क्या करना है भाई, हमने सैंपल बेसिस पे रिपोर्ट लेनी है, ऐसा ही है। अच्छा, इस पे अगर मुझे मेरा सर्विस ऑडिटर जिससे मैं टाइप 2 रिपोर्ट ले रहा हूँ, इस टेस्टिंग के बजाय, इस टेस्टिंग के बजाय ये लिख के दे दे इसके बराबर में कि वी हैव ऑब्टेन टैक्स कैलकुलेशन एंड रीकैलकुलेटेड टैक्स एक्सपेंस, तो भाई ये कंट्रोल क्या लगा हुआ है, वो टेस्ट क्या कर रहा है, तो क्या आपस में ये चीज़ें मैच हो रही है, नहीं। और वो ये कहता ही है कि भाई अगर बात समझिएगा फोकस के साथ, कि आपने ये चीज़ें बखूबी मैच करनी है उसका काम यूज़ करते हुए। देखो अगर मैं किसी एक्सपर्ट को भी यूज़ करता हूँ जानी, तो उसके काम को भी तो इवेल्युएट करता हूँ ना कि उसने काम किया है, सही नहीं किया। यहाँ पे भी तो वही बात है कि आप अगर उसकी टाइप 2 रिपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं तो पहले ये देख लो क्या उसने तमीज़ से रिपोर्ट को लिख के दिया हुआ, और तमीज़ में क्या होगा भाई, आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, तो ऑब्जेक्टिव के लिए वो कंट्रोल समझ आता है, नहीं आता। अब लेट से मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई फेक एम्प्लॉयज ना हो, और फेक एम्प्लॉयज ना हो कम, इसका कंट्रोल क्या होगा कि भाई फेक एम्प्लॉयज ना होने का कंट्रोल ये है कि हमारी जो मास्टर फाइल है जिससे पेरोल बनता है वो लॉक है, वो फ्रीज है, उसके अंदर इनपुट करने का इख्तियार सिर्फ एचआर हेड को है, उसके अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। तो मुझे आप एक बात बताएं, जब उसके अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता, ये उसका क्या, बात समझिएगा, ये उसका क्या है, एक मेरा ऑब्जेक्टिव था, उसका कंट्रोल ये है। बात समझ आ रही है कि भाई किसी फेक एम्प्लॉय को पेमेंट ना हो, और अगर मैं ये कहूं कि किसी फेक एम्प्लॉय को पेमेंट ना हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, और मैं कंट्रोल ये लगा दूं कि पेमेंट शुड बी मेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सीएफओ, तो कहने की तो बात सही है कि ये भी एक कंट्रोल है कि सीएफओ देखेगा, पर कितने सारे एम्प्लॉयज में कितनों को देखेगा। तो ये कंट्रोल का डिज़ाइन तो है, बट ये डिज़ाइन वीक है। तो समझने की बात यह है कि उसके काम को यूज़ करने से पहले आप बखूबी देख लें कि उसकी रिपोर्ट जो है क्या वो सही पिक्चर दे रही है, नहीं दे रही। अब लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 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 एक काम ये किया हुआ है कि भाई पेरोल आउटसोर्स करने के बाद आपने एक और चीज़ आउटसोर्स की हुई है जो कि है आपकी रिसीवेबल्स की रिकवरी। रिसीवेबल्स की रिकवरी, एजिंग वेजिंग भी वो बनाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है कि भाई क्रेडिट सेल जब होगी तब, प्लीज सुनिएगा, क्रेडिट सेल सिर्फ तब होगी जब उसको जो क्रेडिट का हेड है वो अप्रूव करेगा। सही जी, ये क्या है, टू अवॉइड बैड डेट्स, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा बैड डेट नहीं होना चाहिए। और क्रेडिट सेल कब होगी, जब क्रेडिट का हेड उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। अब बात समझिएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए कंट्रोल टेस्ट करने के लिए कि मैं ये करूं कि भाई जितनी भी सेल्स हुई है इस बार क्रेडिट सेल्स, उन सब पे क्रेडिट के हेड की अप्रूवल देख लूं, ऐसा ही है। अब वो अगर तुम्हें लिख के दे दे वी हैव वेरीफाइड, इस कंट्रोल को चेक करने के लिए, वी हैव वेरीफाइड दैट गुड डिस्पैच नोट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सेल, तो भाई वो कंट्रोल क्या कह रहा है, वो मकसद क्या है, वो टेस्ट क्या कर रहा है। तो भाई वो ये कह रहा है, सिंपल समझाने के लिए आपको दो एग्जांपल्स दी मैंने, कि ये आपस में चीज़ें मैच होनी चाहिए, रिलेट होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव है उस मकसद को अचीव करने के लिए कंट्रोल रेलेवेंट हो, और कंट्रोल रेलेवेंट है तो उसका टेस्ट रेलेवेंट हो। बात क्लियर है। तो सर ये मैं खाली आपको रीड करवा देता हूँ जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, इफ़ अगर मैं टाइप 2 रिपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इवेल्युएट करूंगा वेदर डिजाइन डिस्क्रिप्शन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज एट द डेट और फॉर द पीरियड दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द यूजर ऑडिटर पर्पस, यानी मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। दूसरा, डिटरमाइन वेदर द कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल, अगर टाइप 2 रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि उसका ऑडिटर, सर्विस ऑडिटर ये कह रहा है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो ये मानती है कि कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे मौजूद करते हैं यूजर एंटिटी के पास, तो वो कंट्रोल्स यहाँ पे होने चाहिए, तब ये रिपोर्ट किसी काम की, क्योंकि वो कंट्रोल्स उस एंड पे नहीं होंगे क्योंकि वो अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर है। तो उस कंट्रोल की टेस्टिंग आप कर लीजिएगा, तभी वो आपकी रिपोर्ट यूजफुल होगी। तीसरी चीज है इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ द टाइम पीरियड कवर्ड बाय द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो उन्होंने किए हैं वो किसी एक महीने पे किए हों, उसने अच्छे खासा पीरियड कवर किया हो, तो आप देखेंगे कि आपके लिए वो यूजफुल है या नहीं है। और आखिरी चीज़ ये है, evaluate whether the test of control performed by the service auditor and the result thereof, देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो परफॉर्म किया उसका रिजल्ट as described in service auditor's report are relevant to the assertion। relevant to the assertion का मतलब समझो, यानी जिस मकसद को टेस्ट करने के लिए मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया था वो मकसद अचीव हुआ। ऐसा नहीं हो कि कंट्रोल कुछ और हो और मेरी टेस्टिंग कुछ और हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि भाई आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे तो आपने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगेन इसका कंक्लूजन आएगा कि अगर आप ये कहते हैं
कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने परफॉर्म किए और वो इफेक्टिव है, तो आपकी जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है वो क्या हो जाएगी जानी, आपकी जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग है वो हो जाएगी रिड्यूस, क्योंकि आपका रिस्क हो जाएगा कम, क्योंकि आप ही वो शख्स है जो कहेंगे कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। बात क्लियर है? और अगर टीओसी इफेक्टिव नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि आपने अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि आपने काम ज़्यादा करना होगा, क्योंकि आपको खुद पता है कि जब एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है पूरे साल में, उसके ऊपर कोई देख रेख नहीं है, तो फिर आप ही वो शख्स हैं जो उसको डिटेल में देखेंगे और अपना सफिशेंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। सही है जी। मिलते हैं अगली क्लास में। हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया, अगली क्लास में हम ये सीख लेंगे कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद हम वाकई में रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे इन रिस्क को, जो कि हमने पूरा समझ के यहाँ तक लेके आया। वो नॉर्मल प्रोसीजर्स होंगे जैसे हम किसी भी हेड को वेरीफाई करने के लिए करते हैं। जज़ाकल्लाह।